हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक उचित समय पर पहुंच सके। देखिए बच्चों, मैं बता दूं आपको, आप ना वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। देखिए मुझे कोई लाइक के पैसे नहीं मिलते हैं। क्या है कि मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है। हाँ भाई, आप वीडियो तो देख रहे हैं कि आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, और ना ही अपने व्यूज लिखते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको लग रहा है ना कहीं सुधार की आवश्यकता है तो वह मैं सुधार भी अपने आप में लेकर आऊँगी, क्योंकि आप ही मेरी प्रेरणा हो, आप ही मुझे प्रेरित करने वाले हो आगे बढ़ने के लिए। और मैं बता दूँ, मैं आपको मैं जितना भी करवाऊँगी एग्ज़ाम तक, वैसे तो एग्ज़ाम के बहुत कम दिन रह गए हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जितना भी करवाऊँ वो उतना % आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहती सिर्फ व्यूज के लिए मैं आपको इधर से उधर से कहीं भी उठाकर करवा दूँ और फिर वो आपको एग्ज़ाम में देखने को ही ना मिले। इसलिए बच्चों, मैं चाहती हूँ कि जितना भी करवाऊँ वो आपको एग्ज़ाम में मिले, आपकी परीक्षा में आपको फ़ायदा हो और आपको भी लगे हाँ मैडम ने करवाया था, वहाँ से ये प्रश्न आए हुए हैं। तो मैं नहीं चाहती किसी तरह से आपका समय खराब हो, आप अपना समय भी दे रहे हो और वो भी आपका सार्थक ना हो, तो ऐसा मैं नहीं करना चाहती। ये मेरा मन मुझे गवाही नहीं देता है। तो इसके साथ ही मैं एक सूचना आपसे और शेयर करना चाहती हूँ बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर मैं करवाऊँ, देखिए मैं साफ और स्पष्ट कह देना चाहती हूँ बच्चों कि प्रीवियस ईयर से आपको फ़ायदा तो मिलेगा, नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अब सिलेबस बदल चुका है, व्याकरण तो वही रहेगी और अभिव्यक्ति और माध्यम की जो हमारी थर्ड बुक है, जो कोर और इलेक्टिव की जो साथ में चलती है, तो वहाँ भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी के वहाँ जो है टॉपिक आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कहोगे तो मैं एक पेपर डेली प्रीवियस ईयर का करवा दूँगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर आप चाहते हैं तो मैं करवा दूँगी एक प्रीवियस ईयर और एक ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। लेकिन मेरा मतलब है कि आपको वहाँ पर यानी कम से कम ये लगा लो 40-50% का तो आपको फ़ायदा मिलेगा वहाँ। लेकिन मैं 100% ये दावा नहीं कर सकती हूँ कि क्योंकि साहित्य वाला भाग उसमें ज़्यादा था, इसमें एनसीईआरटी का भाग ज़्यादा है जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार। तो बच्चों, मैं ये बात आपसे शेयर करनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं करवा रही हूँ उमाशंकर जोशी का, और ये आपके सिलेबस में है। पीजीटी का सिलेबस आपका चला हुआ है और आप सभी जानते हैं हम 11वीं 12वीं की आरओ भाग और भाग 1 और भाग 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो अब समय नहीं गवाते हैं क्योंकि हमारा एग्जाम नज़दीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ। तो देखिए बेटा, बगुलों के पंख के रचयिता का क्या नाम है? बगुलों के पंख के रचयिता का क्या नाम है बेटा? इसका जो रहेगा उमाशंकर जोशी, और ये हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उमाशंकर जोशी बगुलों के पंख के रचयिता का नाम है। इसके साथ ही रचयिता जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये शुद्ध में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है और आपको ये लगे नहीं ये तो हमारा हाई लेवल है, ये पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। और आप जो है ये जो हमारे जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनको हम ये तो आसान कर देंगे, वहीं पर हम गलती कर लेते हैं। तो इसे के साथ साथ ध्यान से पढ़े, शुद्ध अशुद्ध को भी देखते हुए चले। तो रचयिता में देखना, च के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, ये के ऊपर मात्रा आएगी, वो छोटी ई की मात्रा आएगी। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ था? उमाशंकर जोशी का जन्म 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें इनमें पूछ ली जाती हैं। तो आप जीवन परिचय, उनकी रचनाएं ध्यान से पढ़ें। बार बार बोल रही हूँ बेटा, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुनें। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ बेटा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर लिख कर नहीं लाई जाती हैं, लेकिन वो बातें महत्वपूर्ण होती हैं जो मैं बोलकर बताती हूँ। तो अब मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि शुरू से लेकर अंतिम तक मेरी हर एक बात को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपकी कोई भी प्रश्न आपसे सुनने से वंचित रह सकते हो। और मैं ये चाहती हूँ कि जब अपना टाइम आप वीडियो को दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय सार्थक और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें सफलता मिले। तो अब देखते हैं, चलो आप, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा।
सन 1947 में उमाशंकर जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अब देखिए इस प्रश्न के अंदर ही उत्तर छिपा हुआ है। देखिए सन 1947 में उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, वो अब हम पढ़ेंगे कौन सी पत्रिका का? संस्कृति। देखिए संस्कृति जो है उनकी पत्रिका थी, किसकी थी? उमाशंकर जोशी की थी बेटा। और कब उनका संपादन किया? 1947 में किया। तो याद रख लेना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय उमाशंकर जोशी ने एक पत्रिका लिखी थी। कौन सी पत्रिका लिखी थी? वो संस्कृति लिखी थी। और उनका जो है संपादन कब हुआ था? 1947 में। आगे बढ़ते हैं। उमाशंकर जोशी का निधन कब हुआ? अभी हमने पढ़ा उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ बेटा? 1911 में हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं कि उनका निधन कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1988 में इनका जो है निधन हुआ और 1911 में कहाँ इनका जन्म हुआ। उमाशंकर जोशी ने कालिदास के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया? सबसे पहले बात मैं बताती हूँ, ये कालिदास है, ये देखिए वैसे काली हम लिखते तो ऐसे लिखते हैं ना बेटा, बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कालिदास बहुत बार पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं उनको उठा के देखिए, पिछले जो प्रश्न पत्र हुए हैं कालिदास बहुत बार पूछा गया है शुद्ध में। तो कालिदास में छोटी, अब नाम लिखा जाता है तो छोटी ई की मात्रा आ जाती है, वैसे काली ऐसे लिखा जाता है, तो ये शुद्ध वाली बात होगी। अब हम पढ़ेंगे जो है उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। किस नाटक का किया था अनुवाद? किस भाषा में किया था? गुजराती में। यहाँ भी एक प्रश्न छुपा हुआ है कि कौन सी भाषा, ये पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर मान लो गुजराती नहीं दिया, हिंदी दिया, अंग्रेजी दिया, उर्दू दिया, तो ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि आप कई बार क्या करते हैं आप भाई ये हमारे हिंदी के सिलेबस में था, हिंदी के पाठ्यक्रम में था तो ये हिंदी में अनुवाद किया होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत सी अंग्रेजी के, बांग्ला के, बहुत सी भाषाओं के कवि हैं, बहुत सी भाषाएं, 4-4 5-5 भाषाएं जानते, अच्छे विद्वान थे। तो आप इसके साथ साथ इसको भी याद रखें कि इन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था। किस भाषा में, किस नाटक का किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसका नाटक था? ये भी आ सकता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम था बेटा कालिदास का। और ये क्या किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में था, लेकिन इसका गुजराती भाषा में अनुवाद किसने किया था? उमाशंकर जोशी ने किया था। किसने किया था? उमाशंकर जोशी ने। किस भाषा में किया था? गुजराती भाषा में। किसका नाटक है? कालिदास का है। क्या है? नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। ये भी पूछ लिया जाता है बेटा, ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, ये निबंध है, आलोचना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या है? नाटक है। उमाशंकर जोशी ने भभूति के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया? अब इन्होंने क्या किया था? कालिदास के नाटक का जो है अनुवाद किया था। किस में किया था? गुजराती में किया था। लेकिन दूसरा जो उनका है नाटक है, ये किसका है? भवभूति का है। वो क्या था? कालिदास का था। ये किसका है बेटा? भवभूति का है। किसका है? भवभूति का है। ये भी क्या है? नाटक है। किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। लेकिन ध्यान दीजिए इसका है उत्तर रामचरित। जो उत्तर रामचरित है बेटा, इसका जो है भवभूति का क्या है? नाटक है। किसने अनुवाद किया? उमाशंकर जोशी ने किया। किस भाषा में किया? गुजराती में किया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस कवि ने भभूति के नाटक का गुजराती में अनुवाद किया। और आपसे ऑप्शन दे, जैसे कोई भी निराला दे दिया, जयशंकर दे दिया, उमाशंकर जोशी दे दिया, तो उमाशंकर जोशी ने किया था। नाटक था, भभूति का नाटक था, गुजराती भाषा थी, और उत्तर रामचरित ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसमें जो है इन्होंने इस नाटक का अनुवाद किया था। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। देखिए बेटा, जहाँ है ना
कोई भी इंसान मैं मानती हूँ संपूर्ण, मैं सीख भी रही हूँ, आपको सिखा भी रही हूँ, आपसे भी सीख रही हूँ, आपसे मैं चाहती हूँ आपसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो आपको जो लग रहा है ना ये तरीका मैम आपका सही नहीं है, हम इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे वो भी आप अपनी राय भी अवश्य दिया करें, क्योंकि आप भी बच्चे नहीं हैं, आप भी अच्छे खासे विद्वान हैं, आपने बहुत सी परीक्षाएं पास की है। तो बेटा अपनी जो आपकी राय है, आपकी जो सलाह है वो भी मैं ज़रूर अपनाऊंगी। आप अपनी राय अवश्य दिया करें। आपको वीडियो कैसी लगी रही है ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आप कहते हो नहीं मैम ये रहने दो, हम और जैसे परिवेश शेयर करना चाहते हैं या फिर व्याकरण का भाग करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर आपको दिक्कत आ रही है या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो भी आप अवश्य लिखें, मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन बेटा एक छोटा सा निवेदन है, आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। लाइक का मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है मेरे अंदर ये खुशी हो जाती है, हाँ भाई अब मुझे भी इतने बच्चे जो है पसंद कर रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है। विश्व शांति के कवि का क्या नाम है? देखिए बेटा ये विश्व शांति है, विश्व शांति का ये रचना है। विश्व शांति के कवि का क्या नाम है? कहीं आप लिखो कि भारत ने विश्व शांति का संदेश दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें विश्व शांति जो है इसमें जो रचना का नाम है और इसके कवि का नाम है उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी ने विश्व शांति नाम से जो है रचनाएं की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री के रचयिता का क्या नाम है? गंगोत्री के रचयिता का क्या नाम है? उमाशंकर जोशी। तो देखिए बेटा इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। जो है हमारे जो शंकर भगवान थे और ये उमा है उनकी जो है पत्नी का नाम है, और शंकर जो पार्वती हमारी माता जी हैं, उमा उनका नाम है, उनका मतलब प्रायवाची। और शंकर भगवान को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे शिव जी भगवान जो उमा शंकर ये दोनों का इकट्ठा नाम लिया गया है। लेकिन ये क्या है हिंदी में कवि है, कहीं आप वो समझ बैठो ये हिंदी में कवि है, कवि का नाम ही उमाशंकर है। तो देखो जो हमारे शंकर भगवान थे उनकी जटाओं में आपने देखा होगा गंगा निकलती है ऐसे धारा से, आपने फोटो में देखा होगा। तो आप ना इस ट्रिक के द्वारा बहुत से बेटा लेखक कितनी कितनी रचनाओं रटोगी, कितना याद रखोगे। हमारा ये दिमाग है, कोई मशीन तो है नहीं कि हम इसमें डाटा डाल देंगे और तुरंत निकाल लेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो पढ़ें वो आपके जीवन में सार्थक हो, काम आए। तो मैं इसके लिए मैं आपको एक वैसे आप कर सकते हो, कर लीजिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा, परीक्षा में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए गंगोत्री है, जैसे हमारे शंकर भगवान के जटाओं में गंगा निकलती फोटो देखा होगा, तो गंगोत्री किसका होगा? उमाशंकर का होगा। ठीक है, तो गंगोत्री किस में निकलती है? गंगा किस में निकलती है? शंकर भगवान की जटाओं से। तो गंगोत्री किसका होगा? फिर इसी का होगा उमाशंकर जोशी का। तो ये तरीका आपको मैं सोचती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। विषामो उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? विषामु। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि विषामु क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, क्या है? तो ये किस विधा है, क्या विधा है? तो बेटा ये भी ध्यान रखना कि विषामु क्या है? उपन्यास है। क्या है बेटा? उपन्यास। और किसका है? अब ये उमाशंकर जोशी का। देख ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि उमाशंकर है इसका, ये उमाशंकर। देखिए बेटा यहाँ तो आपको पता है कि हम उमाशंकर पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आपको ये नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वहाँ आपको अकेले है ना अपना जो आप किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो काम आएगा। ये नहीं कि मैं आपको उमाशंकर पढ़ा रही हूँ और आप है ना इसको बस ऐसे से ओरल रूप में पढ़ते हुए चलें, इसको याद भी करें। अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को दोबारा से देख लें और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो आप साथ के साथ, अगर आपको आवश्यकता है तो। क्योंकि ये देखिए ये हमारे हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग जो होने वाला है उसमें भी आपको काम आने वाला है। वहाँ से यहाँ के प्रश्न वहाँ भी आपको देखने के मिलेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ केवीएस के लिए है, ये हरियाणा जो आपका पीजीटी स्क्रीनिंग होगा ना उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वहाँ भी आपको इनसे फ़ायदा मिलने वाला है। शहीद किस विधा की रचना है? पहली बात तो शहीद किसकी है? तो ये उमाशंकर जोशी की है। किसकी बेटा? उमाशंकर जोशी की है। और फिर क्या है? ये है कहानी। शहीद क्या है? कहानी। अब इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, वैसे आपको याद होता अच्छी बात है, लेकिन मैं बता देती हूँ इसके लिए ट्रिक बनती। भाई शहीदों की हमने
शहीदों के बारे में क्या पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं। जैसे कोई शहीद हो जाता है, कोई नौजवान जो हमारा जो देश का सिपाही है, जो देश का योद्धा है, शहीद हो तो उसकी क्या है, एक कहानी बन जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे जो हमारे देश के लिए आज़ादी से लड़े थे तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, ऐसे की कविता आप जो कविता की लाइनें पढ़ते हैं तो फिर कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा, वीरता से लड़े, कहाँ उनका जन्म हुआ, जो बड़े 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 शहीद है उनके बारे में कहानियाँ लिखी जाती है। तो शहीद क्या, शहीद के बारे में कोई कहानी ही लिखेगा, और शहीद क्या है, हमारी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही है। छोटा पहली बात तो ये है कि ये छोटा मेरा खेत किसकी है। देखिए उमाशंकर जोशी ने दो हमारी जो कविताएं हैं हमारे सिलेबस में, एक है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, इनको भी याद रखना है, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख है। अब ये छोटा मेरा खेत क्या है, पहली बात तो ये है, ये क्या है, कविता है। छोटा मेरा खेत क्या है, कविता है। अब इसकी ज्योमेट्रिक बता देती हूँ बेटा। जो छोटा मेरा खेत होगा, जैसे इसके बारे में किसी बेल के बारे में कवि ने लिखा है, किसी जो है किसी वृक्ष के बारे में लिखा, किसी फूल के बारे में लिखा है, तो ये क्या है, छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती है छोटा मेरा खेत। तो छोटा मेरा खेत क्या होगी, ये कविता होगी। तो ये तरीका मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो मैं अपनाऊँ, नहीं तो वरना सीधे बताते हुए चलूँ, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगी बेटा। अगर आपको नहीं मैम आप ज़्यादा समय लेती है, जल्दी जल्दी करवा दीजिए हमें, बस हम अपने आप याद कर लेंगे, तो फिर वो भी तरीका मैं अपना लूँगी। आपको जो उचित लगे वही ठीक रहेगा। तो छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही गई है, तो छोटा वे शब्द की, भाई शब्द के अंकुर फूटने की इसमें बात कही गई है, ठीक है। और आपको जो डाउट है तो किसी भी प्रश्न में ये होना चाहिए, तो वो अपनी राय भी उससे लिखते हुए चलें। पारंगजन्य किस विधा की रचना है, पारंगजन्य किस विधा की रचना है, तो बेटा ये क्या है, पारंगजन्य क्या है, एक निबंध है। पारंगजन्य क्या है, एक निबंध है, और ये किसका है, उमाशंकर जोशी का है, एक निबंध है। तो अब चलते हैं, उमाशंकर जोशी को किस महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया। ध्यान दीजिए बेटा, जितने भी रचनाओं में पुरस्कार मिले हैं, फिर से बोल रही हूँ, जितने भी रचनाओं में पुरस्कार मिले वो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको जरूर याद करना, क्योंकि बहुत से प्रश्न वहाँ से मिलेंगे। और किस कवि ने कितने कितने पुरस्कार मिले उसको भी मत छोड़ना, उसको भी बेटा याद कर लेना, ये विशेष रूप में कह रही हूँ। लेकिन जितने भी वीडियो बनाऊंगी आपको हर वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है आपसे, हर वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेगा। कोई मैं आपका टाइम फिजूल में खर्च नहीं कर रही हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को शेयर कर दिया करो भैया, और लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, ठीक है। ये थोड़ी सी हमें दिक्कत आ गई है भाई, इसलिए थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ। ये हमारा निशान लगाने वाला चला जाता है बार बार में, ठीक है। ये उमाशंकर महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन सा मिला था बेटा, ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उमाशंकर जोशी को किस में जो है किस महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है, भाई किसकी रोपाई की बात की छोटा मेरा खेत में, तो एक क्षण की, किसकी की गई है, क्षण की, ठीक है, क्षण की। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते हुए किसके समान प्रतीत होते हैं। जो बगुलों के पंख है वो काले जो बादल हैं उसके ऊपर तैरते हुए किसके समान प्रतीत होते हैं, प्रातःकाल की सुंदर काया के समान, सिंदूरी काया के समान, सांझ की श्वेत काया के समान, सांझ की पीली काया, रात्रि की काली काया। तो इसका ऑप्शन होगा, आपका नंबर है ऑप्शन नंबर सी होगा, सांझ की पीली काया के समान। जो बगुलों के पंख है वो काले बादलों के ऊपर तैरते हुए किसके समान प्रतीत होते हैं, तो सांझ की पीली काया के समान। किसके समान, सांझ की पीली काया के समान। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बेटा, जो हमारा ऑप्शन प्रश्न कौन था, 16 था। बगुलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई है। जो बगुलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई है, गहरे काले छितेरे नीले, कैसे बादलों की, तो इसमें है काले बादलों की। जो काले बादल जैसे है ना, बगुलों के पंख कविता में जो है बादल बहुत जैसे काले गहरे हो गए हैं और उनकी छाया छाई हुई है। बगुलों का
कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है। जो बंगलों का है, जो बंगले उड़ रहे हैं, तो उनका कौन सा सौंदर्य आपको आकर्षण में बांध रही है। यानी आकर्षण का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, मतलब लुभावना लगना। काया रूपी सौंदर्य, माया रूपी सौंदर्य, रूप रूपी सौंदर्य, पंक्तिबंध सौंदर्य। तो ऑप्शन नंबर डी है भाई पंक्तिबंध सौंदर्य। नहीं, जैसे वो एक पंख में ऐसे उड़ रहे हैं ना, एक पंक्ति में नहीं, एक कतार में चले हुए, तो इसलिए पंक्तिबंध सौंदर्य हमें आकर्षण में बांध रहा है। तो 1 मिनट में एक व्याकरण का जो आपको प्रश्न बताना चाहूंगी, मेरा मन कर गया है। देखिए बेटा, एक होता है रूप, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है, जिनको आता अच्छी बात है भाई, जिनको नहीं आता उनको सीखने दीजिए। तो रूप होता है, इसमें क्या छोटे ऊ की मात्रा है, और एक होता है ये रूप। तो बेटा ये जो बड़ा है, ये बड़ा ऊ, इसमें रूप ये शुद्ध में आता है, और हमें सोचते हैं छोटा सा ये, तो क्या इसमें क्या सीखने वाले, तो कर ही देंगे। लेकिन इसमें क्या है, बड़ा ऊ है, इसमें छोटा ऊ है, तो ये बड़ा ऊ वाला जो है ठीक रहेगा। और ये देखिए यहाँ लिया गया, मैंने इसलिए बताने का मेरा मन कर गया आपको। तो ध्यान दीजिए, जो है रूप है ना, यानी किसी भी चीज़ का रूप है तो वो अपने आप में बड़ा समझता है। जो सुंदर है, जो ज़्यादातर जो सुंदरता होती है, सुंदरता को अपने आप में गर्व होता है, अपने आप को बड़ा समझता है। ऐसे जो है ट्रिक के द्वारा आप याद कर लीजिए, वैसे याद नहीं रहता। तो छोटे चौकाने खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है। फसल के लिए, कागज का पन्ना, पल्लव, वर्गाकार। तो इसका जो है छोटे चौकोने खेत, कागज का पन्ना उपमान, छोटे चौकोने खेत, कागज का पन्ना उपमान लिया गया है। छोटा मेरा खेत का प्रतिपाद क्या है। छोटा मेरा खेत का प्रतिपाद क्या है। रचना प्रक्रिया, प्रकाश डालना, कृषि प्रक्रिया पर, प्रकृति वर्णन में, प्रेम वर्णन में। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है। छोटा मेरा खेत का प्रतिपाद का मतलब होता है बेटा उद्देश्य। क्या है, उद्देश्य। छोटा मेरा खेत का उद्देश्य, लक्ष्य। छोटा मेरा खेत का प्रतिपाद है रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालना। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपमान दिया है। चौकोना खेत, रस का अक्षय पात्र, बीज अनाज का भंडार। तो चौकोना खेत, कागज का पन्ना जो है कवि ने किसका उपमान लिया है। चौकोना खेत का कागज का पन्ना जो उपमान लिया है। अब ये हमारे 20 प्रश्न होते हैं। प्रश्न और भी हैं, जाना कहीं नहीं है। कहीं आप सोचो वीडियो कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक बार क्या हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का हम साफ करते जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है बेटा, क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है। रिवीजन अवश्य करें, जो भी पढ़े एक बार रिवीजन अवश्य करें। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। छोटा बुगलों के पंख के रचयिता का क्या नाम है। उमाशंकर जोशी। अब जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ था। तो उमाशंकर जोशी का जन्म हुआ था बेटा 1911 में। सन 1947 में उमाशंकर जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ये संस्कृति का किया था। और कब किया था, 1947 में किया था। उमाशंकर जोशी का निधन कब हुआ था। तो उमाशंकर जोशी का निधन हुआ था बेटा 1988 में। और उमाशंकर जोशी ने कालिदास के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का किया था। ये नाटक था किसका था, कालिदास का था। और किस भाषा में किया था, गुजराती भाषा में किया था। किसने किया था, उमाशंकर जोशी ने किया था। उमाशंकर जोशी ने बहुभूति के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया। कालिदास का हमने पढ़ लिया था, अब हम बहुभूति का पढ़ रहे हैं। और इसका भी किस में किया था, गुजराती में किया था। तो इसमें क्या किया गया था, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, उत्तर रामचरित का। ठीक है, उत्तर रामचरित का। आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति के किस कवि का नाम, विश्व शांति के कवि का क्या नाम है। विश्व शांति के कवि का नाम है उमाशंकर। विश्व शांति के कवि का नाम क्या है, उमाशंकर। गंगोत्री के रचयिता का क्या नाम है, उमाशंकर। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो है उमाशंकर, जो शंकर के जटाओं में गंगा निकलती है, तो गंगोत्री उसी का होगा। और विषामो उपन्यास के लेखक का क्या नाम है। पहली बात तो विषामो क्या है, उपन्यास है, ये याद रखना है। विषामो क्या है, उपन्यास है।
और इसका जो है को अनुवाद जो है, इनके जो लेखक का नाम है उमाशंकर जोशी है, विषामों की। शहीद किस विधा की रचना है? जो शहीद है ये कहानी है। शहीदों पर क्या लिखी जाती हैं बेटा? कहानियाँ लिखी जाती है। शहीदों पर क्या लिखी जाती है? कहानियाँ लिखी जाती हैं। छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही है? तो इसमें शब्द के अंकुर फूटने की बात कही गई है। छोटा मेरा खेत किसका है? उमाशंकर जोशी का है। पारंकाज ने किस विधा की रचना है? पारंकाज ने निबंध विधा की रचना है। किसकी है? उमाशंकर जोशी की है पारंकाज ने। और उमाशंकर जोशी को किस महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया? उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की गई है? छोटा मेरा खेत में जो है क्षण की रोपाई की गई है। किसकी रोपाई की गई है? क्षण की। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? बगुलों के पंख जो है सांझ की पीली छाया के समान प्रतीत हो रहे हैं। सांझ की पीली छाया के समान प्रतीत हो रहे हैं। बगुलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई हुई है? तो वही आकाश में जो है ये है काले बादलों की छाया छाई हुई है। बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? तो उनका जो है पंक्तिबद्ध सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है। यानी जो है एक कतार, पंक्ति मतलब एक कतार में चलना, एक लाइन में चलना उनको आकर्षण में बांध रहा है। छोटे चौकाने खेत उपमान किसके लिए प्रयोग किया गया है? छोटे चौकाने खेत जो है कागज का पन्ना के उपमान में इसका प्रयोग हुआ है। छोटा मेरा खेत का प्रतिपाद क्या है? उद्देश्य क्या है? रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालना। छोटा मेरा खेत का उद्देश्य है रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालना। आगे बढ़ते हैं। कागज का पन्ना के कवि ने क्या उपमान दिया है? कागज का पन्ना जो है चौकोना खेत का जो है उपमान दिया है। अब यहाँ तक हमने रिवीजन किया था, अब हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। छोटा मेरा खेत कविता में कौन झूमने लगी? पेड़ झूमने लगे, शराबी झूमने लगी, गायक झूमने लगे, फल झूमने लगे। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। फल जो है झूमने लगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। फल जो है झूमने लगी। आगे बढ़ते हैं। बगुलों के पंख द्वारा क्या चुराने की बात कही गई है? जो बगुलों के पंख है उसमें क्या चुराने की बात कही है? बगुलों के पंख में जो है चुराने की। अब बगुलों के पंख द्वारा क्या चुराने की बात कही गई है? हृदय, मन, बुद्धि। तो ये है बेटा आँखें जो चुराने की बात की गई। आँखें जो है चुराने की बात कही गई। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बगुले कैसे उड़ रहे हैं? पंख फैलाकर, पंख बंद कर कर, पंक्ति बंद कर, फड़फड़ा कर। जो ऑप्शन नंबर अभी हमने पढ़ा था ना कि पंक्ति बंद होकर उनका आकर्षण जो हमें आकर्षण के केंद्र में बांध रहा है, तो एक लाइन में वो उड़ रहे हैं। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख किसके लिए प्रसिद्ध है? नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो बगुलों के पंख हमारी कविता है वहाँ से जो है एक लाइन ली गई है, कविता से जो एक पंक्ति उठा ली गई है और वो आपसे पूछा गया। बिंब के लिए नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब के लिए। देखिए बिंब का मतलब होता है, जैसे कि बिंब का एक तरह से आप चित्र समझ लीजिए। मान लीजिए देखिए नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, यानी नभ पाती क्या है? पंक्ति, और बांधे मतलब पंक्ति में बंधे हुए। नभ मतलब आकाश है, तो जब नभ में जो है आकाश में एक पंक्ति में जो बगुले उड़ रहे हैं तो वो है एक बिंब दिया गया। बिंब का मतलब होता है चित्र। मान लीजिए देखिए अब मैंने लाइन बोली नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, तो अभी देखिए आपके सामने अगर आपने देखा है, अब आपके क्या मैंने आपको बगुला नहीं दिखाया बेटा, और ना ही मैंने आपको आकाश को दिखाया है, ना ही मैंने कोई पंक्ति दिखाई है, लेकिन जब मैं इस लाइन को पढ़ रही हूँ नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, और मैंने आपको ये बता दिया कि जो बगुलों के पंख हैं बगुले हैं जो वह एक कतार में चले हुए हैं, तो आपके मन में आपके एक जो आंखों के सामने एक चित्र छा गया होगा। तो ये बगुला याद आया हुआ आपको, फिर वो एक लाइन से चल रहे हैं तो वो लाइन आप में कल्पना आपके दिमाग में आई होगी और वो आकाश आया हुआ, तो मतलब एक बिंब एक चित्र सा आपकी आंखों के सामने आ जाता है। जब ऐसी जो कविता रची जाती है तो ये बिंब के लिए प्रसिद्ध है, यानी एक चित्र सा अपनी आंखों के सामने छा जाता है, ऐसी कविता रची गई है। तो इसलिए तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा।
छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? धान रूपी बीज, विचार रूपी बीज, प्रेम रूपी बीज, शब्द रूपी बीज। तो ये है धान। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने खेतों में कौन सा बीज बोया है? मतलब छोटा मेरा खेत है कविता में कौन सा? धान रूपी बीज बोया है, विचार रूपी बीज बोया है, प्रेम रूपी बीज, शब्द रूपी बीज। तो बेटा इसमें जो है कवि ने शब्द रूपी बीज बोया है, क्योंकि कविता है ये बिंब, ये प्रतीकात्मक कविता है। ये नहीं, हर कविता के दो अर्थ होते हैं बेटा। किसी भी कविता को उठा लेना, वो कवि है ना कहना कुछ, लिखता कुछ है, मतलब शब्द कुछ होते हैं लेकिन उसमें भाव अंदर से कुछ छुपा हुआ होता है। क्योंकि देखिए अब आप ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन इसको नॉर्मल अगर आदमी को छोटा बच्चा पढ़ेगा, यानी मान लो पहली दूसरी वाला पढ़ेगा, तो वो इसका जो गहन है, जो गूढ़ अर्थ है वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए ये जो है छोटा मेरा खेत में कवि ने शब्द रूपी बीज बोया है, अपने शब्दों का जो है, अपने विचारों का इसमें जो उल्लेख किया है। आकाश में किसकी पंक्ति में सुंदरता का चित्रण किया? आकाश में किसकी पंक्ति की सुंदरता का चित्रण किया? बगुलों की, अंशों की, बतखों की, कबूतरों की। तो भाई हम इतनी देर से बगुले बगुले पढ़ रहे हैं, तो ये बगुलों की जो है सुंदरता का उन्होंने चित्रण किया है। छोटा मेरा खेत में किसकी कटाई की बात की है? अनंतता की, अंकुर की, क्षण की, फसल की। तो इन्होंने जो है अनंतता की जो है कटाई की बात की है, अनंतता की जो है कटाई की बात की है छोटा मेरा खेत में। आगे बढ़ते हैं। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? जो बगुलों जो मटमैला है, सफ़ेद है, काला है, नीला है। तो यह रज रहेगा बेटा इसका आंसर। जो बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? बी, सफ़ेद है। वैसे भी आपने बगुले देखे होंगे तो सफ़ेद होते हैं, आपको पता ही है। छोटा मेरा खेत कविता में किस रस की अमृत धारा का अक्सर बताया गया? अमृत धारा को अक्सर बताया गया। माफ़ कीजिए बेटा, मैं थोड़ा सा उच्चारण में गलती हो गई है। अमृत धारा को अक्षय बताया गया है। छोटा मेरा खेत कविता में किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया गया है? तो ये साहित्य की, वात्सल्य की, करुणा की, श्रृंगार की। तो ये इसमें जो है साहित्य की जो को अमृत धारा को अक्षय बताया गया है। जो साहित्य है मतलब वो है ना कभी क्षीण होने वाला नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत होता है। तो साहित्य जो अक्षय होता है। एक बात बेटा ध्यान दीजिए, वैसे आपको आता है क्योंकि आप काफ़ी बड़े हो गए हो और आपने जो है एग्जाम भी काफ़ी क्वालिफाई किए होंगे, तो लेकिन फिर भी क्या है कई बार जल्दबाजी होती है। श्रृंगार को आप देख लेना, ये शुद्ध अशुद्ध में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, और इसके लिए क्योंकि ये श्रृंगार ऐसे यूँ लिखा जाता है क्योंकि जो रै के नीचे ये पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिए, अब बोल रही हूँ ध्यान दीजिए, ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जो मैं बताने वाली हूँ। देखिए बेटा, ऐसा पूछ लिया जाता है हिंदी में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके नीचे री की मात्रा नहीं लगाई जाती है? तो ध्यान दीजिए बेटा, हिंदी में रै वर्ण ऐसा है जिसके नीचे कभी भी ये री की मात्रा नहीं लगाई जाती है। इसलिए आपसे जो भी इस वर्ण से बनता है उसके नीचे री की मात्रा नहीं लगाई जाएगी। री के जैसे वे श्रृंगार है तो एक श्रृंग भी पूछ लिया जाता है, तो श्रृंग में भी जो है ये री की मात्रा श्रृंग में भी ऐसे आएगी, यानी रै के नीचे री की मात्रा कभी भी नहीं आती। कभी भी रै के नीचे री की मात्रा कभी भी नहीं आती है, और आएगी तो वो क्या होगी? अशुद्ध होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने निम्न में से किसे रसायन कहा है? छोटा मेरा खेत में कविता ने निम्न में किसे रसायन कहा है? दूरियां, कल्पना, शब्द, साहित्य। तो इसका आंसर रहेगा बेटा कल्पना। कल्पना को कवि ने रसायन कहा है। बगुलों के पंख कविता में सांझ की सतज सवेत काया क्या कर रही है? तैर रही है, उड़ रही है, भाग रही है, नहा रही है। तो इसका तैर रही है। बगुलों के पंख कविता में सांझ की सतेज सवेत काया क्या कर रही है? तैर रही है। क्या कर रही है? तैर रही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ हमारे 31 प्रश्न होते हैं, लेकिन जाना नहीं है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया था। छोटा मेरा खेत कविता में कौन झूमने लगे? जो है फल झूमने लगे, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है,
और फिर आगे बढ़ते हैं। बुगलों के पंख क्या चुराने की बात कही गई है? आंखें चुराने की बात कही गई है। बुगलों के पंख, और इसके साथ ही मैं रिवीजन करवाने से पहले बता देती हूँ कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो है किन कवियों की और कौन सी जो नाटकों की उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था, किन किन नाटकों का, ये दोनों लिखने हैं, उन कवियों के नाम और उनका है उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको याद हुआ या नहीं हुआ ये मैं देखना चाहती हूँ। बगलों के पंख कैसे उड़ रहे हैं? पंख फैलाकर, पंक्ति बंद होकर, पंख बंद कर कर, तो ये पंक्ति बंद होकर जो है उड़ रहे हैं। नभ में पाती बांधे बगलों के पंख किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब के लिए, वो मैंने समझा दिया था आपको। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो कवि ने जो है शब्द रूपी बीज बोया है। आकाश में किसकी पंक्ति की सुंदरता का चित्रण किया गया? बगुलों की सुंदरता का चित्रण किया गया है। छोटा मेरा खेत किसकी कटाई की गई है? भाई किसकी जो है कटाई की बात कही गई है? अनंतता की जो है कटाई की बात कही गई है। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? सफ़ेद है। छोटा मेरा खेत कविता में किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया गया है? तो उन्होंने अमृत धारा क्या बताया? साहित्य की जो धारा होती है वो है अक्षय होती है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किसे रसायन कहा है? तो उन्होंने कल्पना को रसायन कहा है। छोटा मेरा पंख की कविता में सांझ की सतेज सवेद क्या कर रही है? तो ये है क्या कर रही है भाई? तैर रही है। तो बेटा ये वीडियो थी, यहाँ तक हमारे उमाशंकर जोशी के जो है प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उनकी जो कविताएं हैं छोटा मेरा खेत और उसके जो भी बगुलों के पंख। तो इसके साथ ही बेटा मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। 2023 में आप अपनी जो पक्की कर लीजिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना और हाँ एक व्यूज जरूर देके जाना। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।